सलाहुद्दीन और बालन के दरमियान लड़ाई जारी रहती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लड़ाई के दौरान जब सलाहुद्दीन बालन से उसकी असल शनाख्त पूछते हैं तो वो बताता है कि वो एबलिन पोलसान का बेटा है। जब बालन को ये पता चलता है कि सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन का अमीर है और वो कुद्स की तरफ जाने वाली इस्लामी फौज में शामिल थे, तो उसका रवैया फौरन बदल जाता है। वो गुस्से से कहता है कि जिसने भी सलाहुद्दीन को कुएं में फेंका था उसने बिल्कुल ठीक किया था। फिर वो दावा करता है कि कुद्स तो सलेबियों का ही रहेगा। दूसरी तरफ दरगाम ये समझ जाता है कि दोनों वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो धमकी देता है कि अगर इन दोनों में से कोई एक मरा नहीं तो दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। ये सूरत हाल देखकर काजी फाजिल फौरन मिस्र की मशहूर मूसीकार शम्सा के पास जाते हैं और उससे मदद की दरख्वास्त करते हैं। शम्सा चूंकि खुद भी दरगाम के खिलाफ है, इसलिए वो मदद का वादा कर लेती है। इधर सलाहुद्दीन और बालन एक दूसरे को गले से पकड़े होते हैं कि शम्सा दरगाम के सामने आती है और ऐलान करती है कि वो उसके लिए गाने को तैयार है। दरगाम ये सुनते ही खुशी से झूम उठता है और फौरन लड़ाई रुकवा देता है। शम्सा, जिसने ये कसम खाई थी कि जब तक दरगाम उसे आज़ाद नहीं करता वो गाना नहीं गाएगी, अब अपनी सुरीली आवाज़ में गाना शुरू कर देती है। लड़ाई के बाद गुलामों को सराय ले जाया जा रहा होता है कि अचानक अलीसा के आदमियों का कुछ सामान ज़मीन पर गिर जाता है। सलाहुद्दीन की नज़र फौरन उस पर पड़ती है, लेकिन सिपाही जल्दी से चीज़ें उठा लेते हैं। आखिरकार गुलामों को सराय पहुंचा दिया जाता है, जहां काजी फाजिल सलाहुद्दीन से मुलाकात के लिए आते हैं। काजी फाजिल अलीसा के सामने दो और ताकतवर गुलाम पेश करते हैं। इन दोनों को देखकर सलाहुद्दीन हैरान रह जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि करातेगिन और यारुकी होते हैं, जो गुलामों का भेस बदलकर सलाहुद्दीन के साथ रहेंगे और आइंदा की मंसूबाबंदी में मदद करेंगे। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए करातेगिन और यारुकी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उधर मौके का फायदा उठाते हुए बालन अपनी तलवार उठाकर वहां से फरार हो जाता है। अलीसा फौरन अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है, मगर वो बालन को तलाश करने में नाकाम रहते हैं। दूसरी तरफ काजी फाजिल शेरकू को एक खत लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि सलाहुद्दीन मिल चुके हैं और अब वो मिस्र में ही रहेंगे ताकि अंदर से मदद फराहम कर सकें। शेरकू का मकसद है कि वो मिस्र में मौजूद सलेबी दस्ते को ढूंढकर ख़त्म कर दें ताकि दरगाम को हराया जा सके। इधर सराय से फरार होने के बाद बालन दिमीर जाने के लिए एक जहाज़ वाले से बात करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिस्र में जश्न की वजह से जहाज़ शाही मेहमानों के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। सिर्फ एक बाप बेटा ही है जो शायद उसकी मदद कर सकें। जैसे ही बालन बुजुर्ग से बात करने के लिए उनके पास पहुंचता है तो वो उन्हें देखकर हैरानों परेशान रह जाता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उसी लड़के का बाप है जिसके खून से बालन के हाथ अभी तक रंगीन हैं। पता चलता है कि जब बालन के वालिद का कत्ल हुआ था तो महल के एक वजीर ने गवाही दी थी कि बालन के मुसलमान दोस्त साले ने उनको मारा है। बालन इस कदर गुस्से में था कि वो अपने दोस्त की सच्चाई देख न सका। साले और उसके घर वाले गवाही देते रहे कि वो बेकसूर है, लेकिन बालन ने उसकी एक न सुनी और उसे खंजर मारकर कत्ल कर दिया और इस तरह उसने दुश्मनों के अज़ाइम को पूरा कर दिया था। बाद में जब उसे सच्चाई का इल्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। अब भी साले का चेहरा उसे रातों को सोने नहीं देता और अब वो आंखों में आंसू लिए उसके वालिद से माफ़ी की दरख्वास्त करता है। ये देखकर के बालन अपनी हरकत पर शर्मिंदा है। बुजुर्ग उसे माफ़ करने ही वाले होते हैं कि उनका बेटा बालन को खंजर मार देता है और इस तरह अपने भाई के कत्ल का बदला ले लेता है। दूसरी तरफ कारातीगन सलाहुद्दीन को इत्तला देता है कि काजी फाजिल के जासूसों के मुताबिक सलीबी सिपाही मिस्री फौजियों का लिबास पहनकर हमला करेंगे। ये सुनते ही सलाहुद्दीन समझ जाते हैं कि सलीबी दरिया के किनारे से आएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले अलीसा के सिपाहियों को कश्तियों में मिस्री लिबास रखते देखा था। जब शेरकू को यह खबर मिलती है तो वो फौरन अपने सिपाहियों को दरिया के किनारे तैनात कर देता है। दूसरी तरफ अरफा, इतीसीज और बुज़ोग भी मिस्र की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि अपने दोस्त और अमीर की जंग में मदद कर सकें। उधर काजी फाजिल शम्सा को हिदायत देते हैं कि अगले दिन लड़ाई के दौरान किसी बहाने से वो उठकर बिराज के करीब जा खड़ी हो और इशारा मिलते ही बिराज को खोल दे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकलता है, सलाहुद्दीन दूसरे गुलामों को हिम्मत दिलाते हैं कि अगर वो एक हो जाएं तो गुलामी से निजात पा सकते हैं। सलाहुद्दीन की बहादुरी और वलवला अंगीज बातें सुनकर सब गुलाम उनका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो सब मैदान में आते हैं, सलाहुद्दीन की नज़र माइल्स पर पड़ती है जो दरगाम के साथ खड़ा होता है। सलाहुद्दीन को देखकर माइल्स हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि वो अब भी जिंदा है।
जैसे ही वो दरगाम को बताता है, सलाहुद्दीन गुलामों को इशारा करते हैं और सब एक साथ मैदान छोड़कर दरगाम के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। शमसा पहले ही चुपके से बीराज की तरफ जा चुकी होती है। बीराज के पास सराय का आदमी जो काजी फाजिल के लिए काम करता है, शमसा को इशारा देता है। शमसा की सहेलियां करीबी सिपाही को बातों में लगा लेती हैं और शमसा मौका पाकर बीराज खोल देती है। दूसरी तरफ सलीबी सिपाही सुकून से दरिया पार कर रहे होते हैं कि अचानक सामने से पानी की एक खौफनाक लहर आती नजर आती है। वो फौरन दरिया में छलांग लगा देते हैं, लेकिन पानी की बेरहम मौजों से बच नहीं पाते और सब के सब हलाक हो जाते हैं। शमसा जब वापस पलट रही होती है तो उसे आवाज सुनाई देती है कि मरने वाले दरगाम के सिपाही नहीं बल्कि सलीबी थे। अपने हम मजहब लोगों को मरा हुआ देखकर शमसा वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ दरगाम अपनी जान बचाने के लिए महल की तरफ भागता है, लेकिन सलाहुद्दीन और उनके साथी उसका पीछा कर रहे होते हैं। क्या वो दरगाम को मिस्र से भागने से रोक पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ रहिए।